प्रिय संस्कृत मित्राणी, नवा संस्कृता आर के संस्कृत स्टडी पे आज हम वाचन करते हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य। मेघदूत खंड काव्य में हम लोग पूर्व मेघ का पहले श्लोक का वाचन कर चुके हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा, उससे पहले भी मेघदूत की वीडियो आपको मिल जाएंगी। और इस समय जो टीजीटी की परीक्षा जब से नजदीक आ गई है तो परीक्षा के दृष्टिगत रखते हुए फिर से मेघदूत का पहले श्लोक का हम लोग वाचन किए हैं, उस पर चर्चा किए हैं। यह हमारे चैनल पे है। अब आज हम इसी मेघदूत के पूर्व मेघ में श्लोक नंबर 2 पर हम वाचन करते हैं और उस पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो मेघदूत महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है, जो 2 खंडों में विभक्त है और इसमें विरही यक्ष के बारे में बतलाया गया है। संपूर्ण मेघदूत में जो पूर्व मेघ है उसमें यक्ष ने बस मेघ से मार्ग के बारे में बतलाया है कि कैसे कैसे आपको कहाँ कहाँ तक जाना है। तो यह पूरा श्लोक, या यही श्लोक नहीं, इस महाकाव्य का मेघदूत महाकाव्य का पूरा श्लोक एक ही छंद में निबद्ध है, मंदाक्रांता छंद। तो मंदाक्रांता छंद का लक्षण क्या होता है? मंदाक्रांता जलधि सडगई भो न तोता इसमें 4, 6 और 7 पर यति होती है। अगर हम इसका वाचन करें तो इसमें 4 शब्द 4, 6 और 7 पे यति होती है। मंदाक्रांता छंद गेय छंद होती है, इसको आप गा भी सकते हैं। बस यति को ध्यान रखते हुए, चाहे आप फिल्मी धुन में गाएं चाहे देहाती धुन में गाएं, आप गा सकते हैं, क्योंकि यह छंद ही गेय छंद है। तो आइए आज इस पर चर्चा करते हैं श्लोक नंबर 2 पर। तो तास्मिन् आद्रो कतिचिद् बाला विप्रयुक्त सकामी नीत्वा मासा कानकवलय भ्रंसरिक्त प्रकोष्ठ आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमालिष्ट सानुं वप्रक्रीडा पडिरत गज वप्रक्रीडा पडिरत गज प्रेक्षणीयं ददर्श प्रेक्षणीयं ददर्श। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि महाकवि कालिदास जी बतलाए हैं कि कश्चित् यक्ष वसतिं चक्रे, वो यक्ष है जिसका वह नाम नहीं लिए हैं। तो कह रहे कोई यक्ष था, वह निवास किया। कहाँ निवास किया था? तो रामगिरी पर्वत पे। और रामगिरी पर्वत के आश्रमों में जब वह निवास किया तो वहाँ के आश्रम कैसे थे? तो स्निग्ध छाया तरुषानी वृक्षों के स्निग्ध छायों से युक्त था। और बताया कि जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, माता सीता के स्नान करने से जहाँ का जल पूर्ण उदित हो उठा था। उसके बाद यही बताया कि वो यक्ष कैसा था। तो यक्ष बताया कि अपने कांता के विरह में वह अलगा हुआ था। और काहे हुआ था? तो उसके स्वामी ने उसको श्राप दे दिया था। जिसके लिए वह सब कुछ किया तो उसके स्वामी ने उसे श्राप दे दिया। और जो श्राप दिया तो कहा कि अपने कांता से 1 वर्ष का तुम्हें वियोग भोगना पड़ेगा। उस श्राप के कारण वह बेचारा रामगिरी पर्वत पे आता है। अब हम दूसरे श्लोक में हम देखते हैं कि यहाँ से जब कहानी आगे बढ़ती है तो इसमें अब उसके धीरे धीरे कितना, जब से महाकवि कालिदास जी ने मेघदूत की रचना की है तो उसका अर्थात यक्ष का जो होता है समय, वह श्राप के 8 महीने को काट चुका है। और 8 महीने काटने के बाद वो बेचारा निर्बल, असहाय, कमजोर, अपनी प्रिया के याद में, प्यार में इतना कमजोर कि इस श्लोक में महाकवि कालिदास जी उसको बता रहे कि एकदम गल गया था। क्योंकि उसकी कांता थी,
उसकी भार्या थी, उसकी पत्नी थी। यहाँ तो लोग गर्लफ्रेंड के याद में मर जा रहे हैं, गर्ल का जा रहे हैं, पूरा सरफास खा लेते हैं। लेकिन वह तो ब्याह का लाया था ना, शादी विवाह करके लाया था। उसकी कांता थी, भार्या थी, जिसके स्नेह में वो बेचारा अपने कार्य में प्रमाद कर गया, आलस्य कर गया, उसके प्यार में इतना विह्वल हो गया। तो उसी को इस श्लोक में बताते हैं। और यह भी बता रहे हैं कि इस श्लोक के पढ़ने से यह लगता है कि बेचारे को 8 महीने तक यक्ष को रामगिरी पर्वत से किसी को ऐसे लगता है को देखा ही नहीं। पहली बार इस श्लोक में बताया जा रहा है कि पहली बार जैसे वह किसी को देखा, और किसको देखा, तो मेघ को देखा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ददर्श, ददर्श जो है क्रियापद है, और जब ददर्श क्रियापद है तो यह पश्य धातु में आता है। पश्य मन देखना होता है, और ददर्श जो होता है तो वह लिट लकार में है। दृश्य का लिट लकार में तो ददर्श आ गया है, तो देखने के उत्तु में। तो जब देखने में है तो प्रथम पुरुष एक वचन प्रश्न पदी की क्रिया है ददर्श। अब ददर्श माने देखा, तो देखा तो क्या देखा, कौन देखा, तो इसका कर्ता यहाँ पे है बाबू सहकामी। वह सह किसके लिए है, तो यक्ष के लिए। यहाँ पे संज्ञा नहीं है, संज्ञा की जगह सर्वनाम का प्रयोग हो गया है। तो सहकामी दोनों का मान सकते हैं कि कर्ता हो जाएगा। तो सहकामी, वह कामी, आकामी किसको कहा जाता है, जो अपने कार्य के लिए ललायत हो, जो अपने कार्य को पाना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं किसी चीज के लिए, चाहे धन के लिए, चाहे विद्या के लिए, चाहे पत्नी के लिए, चाहे गर्लफ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड में जिसके प्रति ज्यादा चाहत हो उसको कामी कहा जाता है। तो इसको कामी काहे कहा गया, तो क्योंकि यह छड़ी के प्रति था ना। तो यही कह रहे हैं कि सहकामी, वह कामी। और यहाँ पे देखिए क्या है, मेघम, मेघम द्वितीय का एक वचन है, तो मेघम द्वितीय का एक वचन। तो जहां जहां द्वितीय का एक वचन होगा सब मेघ का विशेषण होगा, जो प्रथमा का एक वचन होगा वह सब यक्ष का विशेषण होगा। तो कह रहे मेघम, तो सहकामी वह कामी यक्ष मेघम ददर्श, वह कामी यक्ष मेघ को देखता है, वह देखता है। और कहाँ देखता है, तो क्या क्या देखता है, तो आगे देखिए लिखा हुआ है सानु में भी द्वितीय का एक वचन लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि सानु आलिष्ट, और आलिष्ट माने चिपकना, सानु माने वही पर्वत की चोटी। किस पर्वत की, तो रामगिरी पर्वत की चोटी से। अब यक्ष देखा क्या, तो मेघ सानु आलिष्ट, अर्थात मेघ देख रहा है, सॉरी माफ कीजिएगा, यक्ष देख रहा है कि मेघ पर्वत की चोटी से चिपक रहा है। जब हम नीचे होंगे और अधिक ऊंचाई पर देखेंगे तो कुछ दूरी भी रहती है तो ऐसा लगता है कि सटा हुआ है, चिपका हुआ है। तो यक्ष कहाँ था, नीचे रामगिरी पर्वत पे, और मेघ कहाँ है, तो रामगिरी पर्वत की चोटी पर है। तो चोटी पर दूरी होने के कारण जब यक्ष नीचे से देख रहा था तो उसको यह लगा कि मेघ आकर इससे चिपक रहा है, आलिष्ट हो रहा है, श्लेष हो रहा है, चिपक रहा है। तो वह कामी यक्ष मेघ को देखा, क्या देखा, उसकी चोटी से आलिष्ट वह चिपक रहा है। जैसे मेघ चिपक तो नहीं, चिपका नहीं था, चोटी तो खड़ी थी, वह मेघ बार बार आ रहे थे। और आषाढ़ के दिन में बता रहे हैं तो मेघ काले काले थे, जो जल से लदे हुए थे, काले काले बादल हैं, और वह जो क्रॉस कर रहे थे, जैसे चोटी है और चोटी से सटे सटे मेघ जा रहे थे। तो इस यक्ष को बेचारे को लगा कि यह इससे चिपक रहा है, और चिपक रहा है। चिपकने के बाद महाकवि कालिदास जी यक्ष के माध्यम से यह भी बतला रहे हैं कि और वह क्या सोचा, जब क्रॉस हो रहे थे मेघ तो क्या सोचा, तो कह रहे हैं कि वप्र क्रीड़ा परिणत गजः प्रेक्षणीयम। इसमें प्र उपसर्ग पूर्वक इच्छ धातु है, और इच्छ धातु में अनिय प्रत्यय किया गया है, जो बना है प्रेक्षणीयम। तो कर्म वप्र कीड़ा परिणत गज, वप्र कीड़ा जैसे हम लोग देहात में अक्सर देखते हैं कि अब तो बहुत बार लोग कम हो गए, जो सांड होते हैं चाहे भैंसा ईसा, वो कहीं जाएंगे ना तो एकदम गोड़वा से खानी मारेंगे, सिंगिया से एकदम खन देते हैं, घूर हो गड्ढा हो, चाहे घूर हो, अच्छा जो ऊपर ऊपर होता है ढिया टाइप का, अच्छा कोनो बंधा उंधा बांधा हुआ है, नदी के किनारे खेते होते में अक्सर बहुत मिलेला, तो बंधा उंधा होता है, वहीं जाके एकदम मारते हैं, बाँ बाँ बोलते हैं, और हाथ पैरों से सिंगियों से मार उखाड़ते हैं। तो यही कालिदास जी बता रहे हैं कि वो यक्ष कैसा सोच रहा था कि जो पर्वत की चोटी, उस पर्वत की चोटी पे बार बार आके मार रहा है, पीछे जा रहा है, आ रहा है, पीछे जा रहा है, जैसे वप्र कीड़ा। और वप्र कीड़ा परिणत गज, किसके समान, तो गज के समान। वप्र कीड़ा था लेकिन गज की काहे हो गया, अब गज को काहे बतलाए, वैसे तो बचा सकते थे,
लेकिन गज इसलिए बतलाए कि जो मेघ होता है वो बड़ा होता है और हाथी जो होती है वो भी बड़ी होती है, विशालकाय होती है। तो बड़े बड़े बादलों को जब वो देख रहा था तो उसको कैसा लगा, तो वही करें प्रेक्षणीय, वो देख कैसे देखने योग्य था, किसके देखने योग्य, तो हाथी के समान। जो कलुआ कलुआ मेघ था वह यक्ष बेचारे को क्या हाथी के समान दिखाई दे रहा है कि जैसे हाथी मानो वप्र कीड़ा कर रही हो, जैसे हाथी अपने सूंड में पानी लेकर फेंकती है, धूल माटी फेंक देती है इधर उधर, जब मदा जाती है उसके बाद पेड़ उड़ भी उखाड़ देती है। तो वही वो कह रहे हैं कि सहकामी मेघम ददर्श सानुम आलिष्ट वप्र कीड़ा पड़त गज प्रेक्षणीयम, अर्थात वह कामी यक्ष मेघ को देखा कि जैसे वह चोटी से चिपका हुआ वप्र कीड़ा करते हुए हाथी के समान प्रेक्षणीय देखने योग्य था, जैसे हाथी वप्र कीड़ा करती है। अब आगे कह रहे हैं कि अब वह कामी कैसा था, तो कामी के बारे में बता रहे हैं कि कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, अर्थात वह कामी बेचारा इतना कामी था, इतना कामी कि आप जब वह अलकापुरी में कौन थी, उसकी प्रियतमा थी, और अलकापुरी में जब उसकी प्रियतमा थी और यह उससे दूर हो गया था, दूर होते होते बेचारे का समय 8 महीना हो गया, और जब 8 महीना से वह दूर है अपनी प्रियतमा से, अपने कांता से, जिसको अपने से ज्यादा स्नेह प्रेम करता है, उससे दूर होने के कारण अब कालिदास जी इसको पूरा सुखा दिए। कितना वियोग में, इतना प्यार में दुबला पतला हो गया था कि जब वह अपने अलकापुरी से आया तो उसके हाथों में सोने के कंगन थे। चूंकि यक्ष है और यक्ष देव योनि के होते हैं, तो देव योनि के होने के कारण उसके हाथों में क्या थे, सोने के कंगन थे। लेकिन वह 8 महीने से अपनी प्रियतमा के प्यार में इतना बेचारा सूख गया, इतना तनु हो गया, इतना दुबला पतला हो गया, तो उसके हाथ से कनक माने सोना, वलय माने कंगल, भ्रंश माने खाली, रिक्त प्रकोष्ठ, भ्रंश माने गिरना, तो कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, उस सोने के कंगन से गिर जाने से सूनी पड़ी जिसकी कलाई, वो कौन है, यक्ष है। तो कनक वलय, तो कनक वलय हो जाए क्या कि कनक वन है, कनक वलय सोने का कंगन का हुआ, भ्रंश माने गिर गया, जब गिर गया तो प्रकोष्ठ माने होती है कलाई, प्रकोष्ठ माने कलाई, और रिक्त माने सूनी पड़ गई, सोने के कंगन गिर जाने से उसकी कलाई सूनी पड़ जाती है। ऐसा वह हो गया था अपनी प्रियतमा के याद में या प्यार में। और उसके बाद कह रहे हैं क्या कि तास्मिन आद्रो कातिचिद बाला विप्रायुक्ता सकामी, तो कह रहे कि वह कामी यक्ष जो था वह क्या हुआ था, अबला विप्रयुक्त, अबला विप्रयुक्त, अपने अबला से, अर्थात जिस पत्नी का पति उसके साथ रहता है तो सबला कहलाती है, लेकिन जब उसका पति ही उसका सब कुछ होता है, किसी भी व्यवहार स्त्री की या स्त्री का पति ही उसका सब होता है, पूरी दुनिया स्त्री का उसका पति होता है। जब दादा मायके से ब्याह गौन के ससुरे में जाली से, तो सबसे ज्यादा प्रेम स्नेह, सबके लिए ज्यादा अभिमान स्वाभिमान, जो घमंड होता है, जो 16 श्रृंगार पति सो अविरन होता है, वो पति को ही पाकर होता है। अगर पति नहीं है किसी स्त्री का, उसको अबला कहा जाता है। तो यहाँ पर अबला भी प्रयुक्त, वह अपने अबला से अर्थात अपनी पत्नी से दूर था, इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अबला भी प्रयुक्त, उस अबला के प्यार में, उस अबला के वियोग में वह यक्ष जो कामी यक्ष था, कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, उसके हाथ से सोने के कंगन गिर गए थे, जिससे उसकी क्या हो गई थी, कलाई सूनी पड़ गई थी। अब बताया गया कि कहाँ है, तो कह रहे तस्मिन अद्रो। अब ये सब घटना कहाँ हुई, तो तस्मिन अद्रो, और तस्मिन अद्रो माने उसी पर्वत पे, अद्रो माने पर्वत, तस्मिन माने कौन, उसी पर्वत पे। और किस पर्वत का यहाँ पे बोध हो रहा है, तो रामगिरी पर्वत पे। यक्ष कहाँ था, तो रामगिरी पर्वत पे था। तो उसी रामगिरी पर्वत पर अबला विप्रयुक्त से वह कामी के कनक वलया हाथ से सोने के कंगन गिर जाने से जिसकी सूनी पड़ी थी कलाई, और आगे का नित्वामासान, कुछ समय काट लिया था, नित्वामासान कुछ समय काट लिया, अपने श्राप के 8 महीनों को काट लिया था। जब कवि जी लिखते हैं कालिदास जी, तो जहां से मेघदूत उत्पन्न होता है, तो मेघदूत में बतलाया कि वह 8 महीना अपने श्राप के दिवसों को काट चुका था,
देवबोधनी एकादशी के दिन उसको श्राप मिला, और इसी दीपावली के बाद देवबोधनी एकादशी पड़ती है, तो देवबोधनी एकादशी के दिन श्राप मिला। और आगे श्लोक में बतलाया गया है, तो बता रहा है कि हे प्रिय तुम नाराज मत होना, है प्रिय अपने साहस को मत खोना, है प्रिय अपने आशा को मत खोना, आशा बंधा। ऐसे कुछ श्लोक हैं इसमें जिसमें बताया कि तुम जीवित रहो, अपने आप को ढांढस बनाओ। देवबोधनी एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु उठेंगे तो मेरा श्राप खत्म हो जाएगा। तो वही करके नित्वा मासान कुछ समय काट लेने के बाद आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के पहले दिन, जब आषाढ़ का दिन आता है तो उसके पहले दिन, अब जैसे अब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तो अंग्रेजी का है, लेकिन हिंदी का आता है तो चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन। ऐसे जो फागुन होता है ना वह साल का अंतिम होता है। जैसे दिसंबर आ गया तो दिसंबर अंग्रेजी भाषा में दिसंबर जो होता है वह दिसंबर महीना अंतिम महीना होता है, लेकिन हम लोग हिंदी में जो होता है वह फागुन महीना अंतिम होता है। इसीलिए बहुत बुजुर्गों ने बड़े हर्ष खोष के साथ साल को विदा करते थे। अब का है तो कंजका कौन सा डे पड़ता है कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन पहले होली इसीलिए मनाई जाती थी, साल का अंतिम महीना है, अंतिम दिन है, हंसी खुशी के साथ खत्म हो जाता था और चैत का महीना शुरू हो जाता, तो होली इसलिए उपलक्ष्य में। तो अब तो हैप्पी न्यू ईयर बोला जाता है, हैप्पी न्यू ईयर काका। तो वही करें कि आषाढ़ से प्रथम दिवस, आषाढ़ के प्रथम दिवस मेघ आलिष्ट मसानु, वह मेघ को देखता है कौन? यक्ष। तो आइए एक बार और देखते हैं। तस्मिन् आद्रो कातिचिदवला विप्रयुक्त सकामी। तो उसी रामगिरी पर्वत पे अबला से युक्त होकर के वह कामी यक्ष नित्वा मासा कुछ समय काट लेने के बाद कनक बोला भंस रिक्ता प्रकोष्ठ, जिसके सोने के कंगन गिर जाने से जिसकी सुनी पड़ गई थी कलाई। और कह रहे हैं कि आषाढ़ से आषाढ़ के प्रथम दिवस मेघम माने मेघ को आलिष्ट सानु उसकी चोटी से चिपकते हुए देखा। और कह रहे हैं बपर कीड़ा पड़त गज, और कैसे देखा तो वह देखने योग्य था। करे प्रचड़ियम देखने योग्य था, क्या देखने योग्य था? तो बपर कीड़ा पड़त गज, जैसे मान लीजिए कि वह बपर कीड़ा करते हुए कोई हाथी है और वह बपर कीड़ा कर रही है। अब परीक्षा के दृष्टि से एक एक श्लोक को बहुत अच्छे ढंग से हम लोग यहाँ पे वाचन करते जाएंगे, क्योंकि वाचन ही टीजीटी के सिलेबस में बहुत महत्वपूर्ण होता है। 80% अगर हम चाहें तो 80% तैयारी हम वाचन करके ही कर सकते हैं। आगामी पेपर को देखते हुए वाचन पर ज्यादा जोर लगाएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।